प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। भूगोल विभाग में मैं कार्यरत हूं और पिछले कई दिनों से मैं ऑनलाइन व्याख्यान के रूप में आपके समक्ष विभिन्न कक्षाओं के ऑनलाइन व्याख्यान लेकर उपस्थित हो रहा हूं। हमने बीए पार्ट प्रथम के लिए इससे पहले एक व्याख्यान इंटीरियर ऑफ द अर्थ पार्ट 1 को लेकर के किया था, जिसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए भौतिक साक्ष्यों के ऊपर चर्चा की थी। भौतिक साक्ष्य तापमान, घनत्व और दबाव, इन तीनों से संबंधित थे और इन तीनों से संबंधित हमने ये जानकारियाँ प्राप्त की कि तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसी है, घनत्व आधारित प्रमाण क्या बतलाता है कि पृथ्वी की आंतरिक दशा कैसी है, और दबाव पर आधारित प्रमाण क्या कहते हैं। तो ये हमने अध्ययन कर लिया है और हमने उसी वीडियो में आपको बता दिया था कि इसके अलावा भी कुछ साक्ष्य हैं जो पृथ्वी के इंटीरियर को, अर्थ इंटीरियर को समझाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। आज हम उन्हीं साक्ष्यों की इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। उनमें जो पहला है वह है पृथ्वी की उत्पत्ति पर आधारित प्रमाण, दूसरा ज्वालामुखी क्रिया पर आधारित प्रमाण और तीसरा है भूकंप विज्ञान पर आधारित प्रमाण। तो आइए हम पहले पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रमाण हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। लंबे समय से विभिन्न विद्वानों ने जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, इस प्रश्न को सुलझाने के प्रयत्न किए हैं। अलग अलग परिकल्पनाएं इस दिशा में आई हैं, चाहे वो कांट की परिकल्पना हो, चाहे वो लाप्लास की परिकल्पना हो, चाहे वो चैम्बरलिन, जेम्स, जीन्स इत्यादि की परिकल्पनाएं हों, या फिर बिग बैंग थ्योरी हो। समय समय पर अपने काल में इन सभी परिकल्पनाओं ने, सभी सिद्धांतों ने एक महत्व पाया है। कुछ परिकल्पनाओं में पृथ्वी को प्रारंभ से ठोस माना है, कुछ ने गैसियस और तरल माना है। अगर लाप्लास की वायव्य निहारिका परिकल्पना की बात करें तो उसके अनुसार हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तरल है। अगर हम बात करें ज्वारीय परिकल्पना की तो उसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से निकले हुए पदार्थ से हुई है, और सूर्य चूँकि अत्यंत गर्म है और तप्त है, इस कारण से पृथ्वी का अंतरतम होना चाहिए तरल। इतनी जो ऊष्मा है, उस ऊष्मा पर, उस तापमान पर पृथ्वी के अंतरतम की स्थिति तरल होनी चाहिए। ऐसा ज्वारीय परिकल्पना से प्रमाणित होता है। इसी तरह से एक अन्य परिकल्पना रही है निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो गैसीय निहारिका से हुई है, और इस आधार पर यदि हम कहें तो पृथ्वी का अंतरतम वायव्य होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। रिटर महोदय ने भी पृथ्वी के अंतरतम को गैस में माना है, लेकिन ये जो सारी धारणाएं हैं ये आज के विज्ञान के सिद्धांतों पर खरी नहीं उतरती, इसलिए इनको भ्रामक और असत्य अवधारणा के रूप में आज देखा जाता है। एक अन्य परिकल्पना आई ग्रहाणु परिकल्पना। इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति ठोस ग्रहाणुओं के एकत्रित होने से होती है, और इस आधार पर पृथ्वी का जो अंतरतम है वो ठोस होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंतरतम ठोस या तरल हो सकता है, गैस में नहीं होना चाहिए। या तो पृथ्वी का अंतरतम ठोस होना चाहिए या फिर तरल अवस्था में होना चाहिए। गैसीय अवस्था में, तरल का मतलब यहाँ द्रव अवस्था से है, और गैसीय अवस्था में कदापि होना संभव नहीं है, क्योंकि गैसीय अवस्था के ऊपर जो हमारा क्रस्ट है वो नहीं टिक सकता है। निष्कर्ष तौर पे हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो प्रमाण हैं वो कहते हैं कि या तो पृथ्वी का अंतरतम ठोस होना चाहिए या फिर वो
द्रव अवस्था में होना चाहिए। तो ये इस प्रमाण के आधार पर हम अपने निष्कर्ष निकालते हैं। अब ठीक इसी प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया पर आधारित प्रमाण है, उसकी भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी क्रिया से जो निष्कासित लावा है उसका स्रोत जो है वो भूगर्भ के भीतर कहीं है, और भूगर्भ के अंदर जो वो स्रोत है वो मैग्मा भंडार कहलाता है, मैग्मा चैम्बर कहलाता है। ये मैग्मा चैम्बर से ही लावा का निष्कासन मैग्मा के रूप में होता है, धरातल पर आता है तो उसे हम लावा कहते हैं। ये पृथ्वी की तरल अवस्था का सूचक है, क्योंकि वहाँ पर जब मैग्मा एक मेल्टिंग स्टेज में है तो निश्चित रूप से पृथ्वी की जो स्थिति है आंतरिक भाग की वो तरल होनी चाहिए। लेकिन जैसा इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, भूगर्भ में अधिक गहराई पर जब हम जाते हैं तो अत्यधिक ऊंचे तापक्रम होने पर भी शैलें पिघल नहीं सकती, पिघलती नहीं है, क्योंकि चारों ओर से भारी दबाव होता है और दबाव के कारण चट्टानों का जो द्रवणांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो बढ़ जाता है और उसका परिणाम ये होता है कि वो चट्टानें ठोस ही रह जाती हैं, वो द्रव अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती। जब कभी भूगर्भिक अव्यवस्थाएं सामने आती हैं तो उन अव्यवस्थाओं के कारण भूपटल पर भ्रंश या दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, और ऐसी भ्रंश और दरार उत्पन्न होने की स्थिति में शैलों के ऊपर जो ऊपरी परतों का दबाव था वो हट जाता है, वो कम हो जाता है, और इस दाब मुक्ति के कारण शैलें द्रवणांक को प्राप्त कर जाती हैं, अर्थात वो पिघल जाती हैं, और ये पिघली हुई शैलें लावा के रूप में धरातल पर लगभग 50 किलोमीटर नीचे से निष्कासित होकर के धरातल पर आ जाती हैं। तो ये ज्वालामुखी क्रिया पर आधारित प्रमाण भी इस बात को कहता है कि यद्यपि एक स्थान पर चट्टानें हैं जो बहुत उष्ण अवस्था में हैं, लेकिन वो भी अत्यधिक दाब के कारण, क्योंकि दाब का प्रमाण इस बात को सिद्ध करता है कि उच्च तापक्रम होने के बावजूद भी उच्च दाब की वजह से चट्टानें मेल्ट नहीं हो पाती हैं, चट्टानें पिघल नहीं पाती हैं। इसलिए ज्वालामुखी क्रिया पर आधारित प्रमाण इस बात को कहता है कि चट्टानें यद्यपि उष्ण बहुत अधिक हैं, तापक्रम बहुत अधिक है, लेकिन कहीं ना कहीं दाब मुक्ति के कारण ही अपने मेल्टिंग पॉइंट पर जा पाती हैं, उससे पहले ठोस अवस्था में रहती हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया पर आधारित प्रमाण भी पृथ्वी के अंतरतम को ठोस प्रमाणित करने की बात करता है। अब आइए हम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे वैज्ञानिक जो प्रमाण माना जाता है आज की तारीख में, भूकंप विज्ञान पर आधारित प्रमाण, उसकी चर्चा करें। ये एविडेंस जो है, ये प्रमाण है, जो सिस्मोलॉजी वाला प्रमाण है, भूकंप विज्ञान पर आधारित प्रमाण है, ये आज की तारीख में सर्वाधिक महत्व रखता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। भूकंप विज्ञान वास्तव में भूकंप की तरंगों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, और भूकंप की तरंगों का अध्ययन जो हुआ वो इस क्षेत्र में सबसे पहला जो प्रयास हुआ वो 1909 में हुआ। 1909 में मोहरोविसिस नाम के विद्वान हुए, और मोहरोविसिस नाम के विद्वान ने सबसे पहले ये सराहनीय कार्य किया। भूकंप लेखी जो यंत्र है, सीस्मोग्राफ जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, उसकी मदद से भूकंप की लहरों का स्वतः चित्रण होता है, और इस आलेख से, इस ग्राफ से हम भूकंप की तरंगों के स्वभाव, उनके व्यवहार, उनकी विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं। सन 1900 ईस्वी तक जो हमें भूकंप की तरंगों के बारे में जो जानकारियां थीं, उनके आधार पर केवल 3 तरंगें खोज पाए थे विद्वान, जिनको पी, एस और एल वेव्स के नाम से जाना जाता है। पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें। लेकिन बाद में चूंकि विज्ञान एक प्रगतिशील विषय है और विज्ञान में निरंतर खोज जारी रहती है, अन्वेषण कार्य जारी रहता है, तो इसी क्रम में 1909 में एक क्रोएशिया में स्थित जो कल्पा घाटी है उसमें भूकंप का निरीक्षण किया गया, और भूकंप के उस निरीक्षण से ये पता लगा कि पी और एस वेव से मिलती जुलती कुछ और भी तरंगें हैं, और जो और तरंगें हैं वो पी और एस वेव्स की तुलना में कम गति वाली हैं, उनकी स्पीड कम है, और इन तरंगों को नाम बाद में दिया गया पीजी और एसजी तरंगें।
तो इस तरह से एक दूसरा जोड़ा हमें नई तरंगों का प्राप्त हुआ। और इसके बाद 1923 में एक तीसरा जोड़ा प्राप्त हुआ जिसमें भूकंप की नई तरंगें प्राप्त हुई, जिनकी मध्यम गति वाली ये तरंगें थीं। और इन नवीन तरंगों से भूकंप की कुछ दूसरी विशेषताओं का पता लगा। इन तरंगों का नाम P स्टार S स्टार नाम से रखा गया। तो इस तरह से भूकंप के ये 3 जोड़े तरंगों के हो गए, PS वेव्स वाला, PSL वेव्स वाला, फिर PS के बाद उनसे कम गति वाली PG SG तरंगें, और उसके बाद दूसरी P स्टार और S स्टार तरंगें। तो ये जो हमें तरंगें प्राप्त हुई, इनसे भी पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये जो तरंगें हैं इनकी अपनी विशेषताएं हैं। प्राथमिक तरंगें हैं, ये धरातल पर और पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं भी गतिशील होती हैं, कहीं भी ये गति कर लेती हैं। इनकी गति में कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। अगर इनकी गति को हम देखें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी और पृथ्वी के धरातल के ऊपर भी ये दिखाई देती हैं। लेकिन जो एस वेव्स हैं, जो सेकेंडरी वेव्स हैं, जो द्वितीयक या गौण तरंगें जिनको कहते हैं, उन तरंगों की विशेषता ये है कि वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक निश्चित दूरी के बाद प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और ये आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं कर पाने के कारण एक विशेषता इनकी ये है कि ये ठोस में तो गतिशील होती हैं, लेकिन ये तरल जो भाग आ जाता है वहाँ पर गतिशील नहीं होती, जबकि पी वेव्स ठोस और तरल दोनों में गतिशील होती हैं। तो इसके मायने ये हुए कि जहाँ पर एस तरंगें नहीं पहुँचती हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में, वो भाग निश्चित रूप से तरल होना चाहिए। तो ये भूकंप विज्ञान के आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं। और जब भूकंप विज्ञान का अध्ययन किया गया तो उसमें ये पाया कि जो भूकंप केंद्र से तरंगें चल रही हैं, वहाँ से 103 डिग्री से 143 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एस वेव्स नहीं पहुँच पाती हैं और वहाँ पर पी वेव्स भी नहीं पहुँच पाती हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर किसी प्रकार की कोई तरंगें नहीं पहुँचती हैं। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र के नाम से, शैडो एरिया के नाम से जाना जाता है। और ये जो शैडो जोन है, शैडो एरिया है, यहाँ किसी प्रकार की कोई तरंगें अनुभव नहीं की जाती। तो इस बात से ये हमें प्रमाण मिलता है कि हमारी जो गौण तरंगें हैं, एस वेव्स हैं, वो अंतरतम से होकर के नहीं गुजरती हैं। इसके मायने ये हैं कि अंतरतम निश्चित रूप से ही द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि ये सेकेंडरी वेव तरल अवस्था वाले पदार्थों में नहीं गुजरती हैं, जबकि ठोस में यह आसानी से विचरण करती हैं। तो ये एक हमें इन भूकंपीय तरंगों के आधार पर प्रमाण मिलता है कि आंतरिक भाग जो पृथ्वी का है वो फिर तरल होना चाहिए। तो इस बात से ये प्रमाणित होता है कि गौण तरंगें जब आंतरिक भाग में नहीं चल पाती हैं, इसका मतलब आंतरिक भाग का जो अंतरतम है, जिसको हम कोर कहें, कोर की जो आउटर लेयर है, वो निश्चित रूप से तरल होनी चाहिए। एक विशेषता और दिखाई देती है कि जो एल वेव्स हैं वो महाद्वीपों की अपेक्षा सागरीय तल के नीचे तेजी से चलती हैं। तो इसके मायने ये हुए कि महासागरीय तल भारी और सघन पदार्थों से बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये जो वेव्स हैं ये सघन पदार्थों में इनकी गति तेज होती है, इसलिए महासागरीय तल भारी और सघन पदार्थों से निर्मित होंगे, ऐसा धरातलीय जो तरंगे हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं। तो ये जो भूकंप तरंगे हैं, इनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ये पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। अब हम बात करें भूकंपीय जो टोमोग्राफी है उसकी, तो टोमोग्राफी से जो अंतरतम का चित्र प्राप्त होता है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न घनत्व वाले
क्षेत्र स्थित हैं, अलग अलग घनत्व के क्षेत्र स्थित हैं। कोई एक जैसा घनत्व पृथ्वी के आंतरिक भाग में दिखाई नहीं देता है। भूकंपीय तरंगों का व्यवहार और भूकंपीय टोमोग्राफी का यदि विश्लेषण करते हैं तो उससे निश्चित तौर पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतों की उपस्थिति सिद्ध होती है। और ये जो 3 परतें हैं इनको विद्वानों ने क्रस्ट, जिसको भूपटल कह लें, मेंटल मध्यवर्ती भाग है, और फिर अंतरतम या कोर, तो इस तरह से 3 परतों की उपस्थिति भूकंपीय तरंगों के विश्लेषण से, टोमोग्राफी के विश्लेषण से विद्वानों ने बताई हैं। तो भूकंप पर आधारित जो प्रमाण हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न घनत्व वाली परतों की बात करते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो अंतरतम है, हमारे पृथ्वी का जो अंदर का भाग है, उसमें विभिन्न घनत्व वाली परतें पाई जाती हैं। और भूपटल से लेकर के अंतरतम तक, कोर तक इनके घनत्व में परिवर्तन होता है। क्रस्ट का कुछ अलग घनत्व है, मेंटल का अलग है, और जो कोर है उसका अलग है। और इसी आधार पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जैसे स्वेस महोदय हैं, डेली हैं, इसी तरह से गुटनबर्ग हैं, आर्थर होम्स हैं। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के बाद पृथ्वी को किसी ने 3 परतों में, आंतरिक भाग को किसी ने 4 भागों में बांटा है। तो उन परतों को लेकर के हम अगले अपने व्याख्यान में चर्चा करेंगे कि किस विद्वान ने पृथ्वी के आंतरिक भाग, उसके धरातल से लेकर के अंतरतम को कितने भागों में बांटा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन तमाम बातों को लेकर के अगले व्याख्यान में हम आपसे चर्चा करेंगे।